नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम साइंस में ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था और आज कुछ और दो चार पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण और हैं तो वो आज पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हुई थी ऊर्जा वाली, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि कार्य का मात्रक क्या है। ये कमेंट करके बताइएगा कि कार्य जो है उसका मात्रक क्या होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ऊर्जा में 2 मिनट में पहले देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा था एनर्जी में। सबसे पहले ये आपको यह बताया था कि विस्थापन क्या होता है, कि वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है उसे ही विस्थापन कहा जाता है। इसके बाद वस्तु पर बल लगाने के कारण उसमें विस्थापित उत्पन्न होने की जो क्रिया है उसको यांत्रिक कार्य कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखिएगा ये डायग्राम से आपको बताया था कि कार्य जो है, कार्य की विस्थापन पर निर्भरता और कार्य की बल पर निर्भरता। तो ये दोनों चीजें हो गई थी और उसके बाद ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा होती है। इसके बाद हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, तो आज इसका दूसरा भाग आगे देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या थी एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कि वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये जो है ये हो गया गतिज ऊर्जा वाला। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप है। यांत्रिक ऊर्जा और किस रूप में पाई जाती है, तो अब यहां से हमें आगे पढ़ना है। तो आओ पता लगाएं। एक ईंट लीजिए, इसे धीरे से मिट्टी के कुल्हड़ पर रखिए। एक ईंट लीजिए, जैसे ये ईंट है और इसे मिट्टी के कुल्हड़ पर रखा है। क्या कुल्हड़ ईंट रखने से टूट जाता है? नहीं। अब ईंट को कंधे की ऊंचाई तक ऊपर उठाइए और इसे कुल्हड़ की सीध में हाथ से इस प्रकार छोड़िए कि वह कुल्हड़ पर गिरे। ईंट के गिरने से कुल्हड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? पहली बार में कुल्हड़ नहीं टूटा क्योंकि उस समय ईंट में कुल्हड़ को तोड़ने यानी कार्य करने की क्षमता नहीं थी। दूसरी बार कुल्हड़ के टूटने की क्रिया में ईंट द्वारा कार्य किया गया। तो ईंट में यह कार्य करने की क्षमता कैसे आई? तो इजी सा प्रैक्टिकल है, ये तो आप समझ गए हैं। आपका उत्तर हो सकता है कि ईंट के गिरने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई और इस गतिज ऊर्जा के कारण ही कुल्हड़ टूटा। किंतु अब प्रश्न यह उठता है कि नीचे पड़ी ईंट में गतिज ऊर्जा नहीं थी, जबकि ईंट को ऊपर ले जाकर छोड़ने से उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ऐसा क्यों होता है? जब हम ईंट को ऊपर ले जाते हैं तो हमें पृथ्वी, अब यहां से देखिएगा, यह है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहां से। जब हम ईंट को ऊपर ले जाते हैं तो हमें पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है और वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो आप किस चीज को ऊपर ले जा रहे हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य ईंट में एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इस ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसकी स्थिति के कारण, देखिए गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और यहां जो है कि जब आप ईंट को ऊपर लेके गए थे, गतिज तो बाद में आएगी। जो ईंट वाला उदाहरण है इसमें गतिज तो बाद में आएगी, पहले आप उस ईंट को जमीन से ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं। तो ये जो आपने कार्य किया है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, ये आपने कार्य किया। तो इसके कारण जो ईंट है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में यह किया गया कार्य ईंट में एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो जब ईंट को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और ईंट जैसे जैसे नीचे की ओर गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और नीचे आने पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होने लगती है। तो आपने देखा कि वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने से
अर्थात जमीन के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने से उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा, अब आपके सामने ये दो ऊर्जा है, आपको इनको ध्यान से देखना है। गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। अब इसमें कोई डाउट मत रखना, क्योंकि इनमें से ही आपका बहुत आसान सा प्रश्न बनेगा, आप कहीं उसमें घूम जाओ कि ये क्या पूछ रहा है। देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो होगी गतिज ऊर्जा। लेकिन जब आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो जो कार्य है, वो जिस वस्तु को आप पृथ्वी के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं जिस वस्तु पर, तो उसकी स्थिति के कारण उसमें एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है वो किया गया कार्य। और यही जो ऊर्जा है ये कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपका हो गया स्थितिज ऊर्जा वाला। ऊंचाई पर ले जाने के अलावा और किन किन क्रियाओं से वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित की जा सकती है, आओ जानकारी करें। चाबी वाली घड़ी आपने देखी होगी। किसी घड़ी साज की दुकान पर जाकर उसकी अंदर की मशीन को देखिए। इस मशीन में धातु की वर्ताकार कमानी स्प्रिंग होती है, और इस घड़ी में चाबी भरते हैं तो उसकी कमानी के घेरे पास पास आ जाते हैं। इस क्रिया में घेरों की स्थिति और आकृति में परिवर्तन आ जाता है। स्थिति और आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य कमानी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस स्थितिज ऊर्जा से ही पुर्जों को गतिज ऊर्जा मिलती है और पुर्जे गति करते हैं। तो यही जैसे देखे कितना एक सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे ये घड़ी का आंतरिक भाग है और ये स्प्रिंग है इसमें। तो घड़ी में जब आप चाबी भरते हो तो चाबी भरने से जो कमानी के घेरे हैं, ये घेरे जो हैं वो उसमें पास पास आ जाते हैं, और फिर उसके बाद और स्थिति और आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य कमानी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये एग्जाम्पल से आप वैसे समझिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। ये जो बच्चों के जो खिलौने आते हैं, तो उसमें कुछ खिलौने ऐसे होते हैं कि जैसे कार है, तो उसमें इस तरह से वो बनी हुई है कि जो चाबी सी बनी हुई है उसको घुमाइएगा 2 4 बार 5 बार, यानी विपरीत दिशा में उसको आपको घुमाना पड़ता है, और फिर आप उस गाड़ी को जमीन पे रख दीजिए। अब वो गाड़ी जब तक वो चाबी घूमेगी पूरी तब तक वो गाड़ी दौड़ती है। वो भी सेम यही उदाहरण है, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। जब आपने उसको जैसे जो बच्चों के पास खिलौना है ये आपने सबने देखा होगा, क्योंकि घड़ी वाला हो सकता है कि आपने ये हर जगह नहीं देखा हो, लेकिन बच्चों का जो ये खिलौना है चाबी वाला वो आपने हर जगह देखा होगा। तो अब जब आपने चाबी उसकी घुमाई विपरीत दिशा में, तो जब चाबी आप घुमाते हैं तो वो जो किया गया कार्य है वो एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है उस कार में। और जो ही आपने अब उसको रखा जमीन पे, तो अब जो वो स्थितिज ऊर्जा थी अब वो गतिज ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो गई, और उसके पुर्जे गति करने लगे और वो कार आगे की ओर दौड़ती है। तो इसके बाद में ये दो और उदाहरण हैं, एक गुलेल का और एक तीर कमान का। आकृति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा का संग्रहण। इसी प्रकार जब गुलेल के रबर को खींचकर छोड़ते हैं तो उसमें रखा कंकड़ दूर तक जाता है। इस क्रिया में रबर को खींचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, और यह स्थितिज ऊर्जा ही कंकड़ को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। तीर कमान में कमान को खींचने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है, और तीर दूर तक गति करता है। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा संचित हो जाती है, और इसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसकी स्थिति में या आकृति में जो परिवर्तन किया जा रहा है उसके कारण उसमें एक यांत्रिक ऊर्जा संचित हो जाती है, एक तरह की ऊर्जा संचित हो जाती है। यही ऊर्जा जो कहलाती है, क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बस सिंपल सी है, ये दो चीजें हैं, और आपके कभी भी एग्जाम में आएगा तो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। और आप पिछले वर्षों के पेपर हैं साइंस में इससे संबंधित देखिएगा, उदाहरण देकर के भी वो आपसे चीजें पूछ सकता है।
तो ये जो है ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। और अब कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु है नवीन शब्दावली। विस्थापन क्या होता है? वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। परिमाण होता है मात्रा, और स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अध्ययन बिंदु, यांत्रिक कार्य बल द्वारा उत्पन्न होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को यांत्रिक कार्य कहते हैं। तो बल लगाने से उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया है, तो यांत्रिक कार्य है वो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन पर निर्भर करता है। कार्य बराबर में बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। गतिमान वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, यह गतिज ऊर्जा कहलाती है। और जब किसी वस्तु की स्थिति आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, और इसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पे, यही इस चैप्टर का सार है। आप में से कोई विद्यार्थी पूछ रहे थे सर इनके नोट्स वगैरह हम पूरे बनाए, या तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अगर आप लास्ट वाले जो महत्वपूर्ण बिंदुओं में पॉइंट लिखे हुए हैं ये आप लिख लीजिए तो भी आपके लिए वो चीजें इतनी सफिशिएंट है। बाकी तो जैसे वो तीर कमान ऊपर लेके गए, ए में देखो और ब में देखो और कैसे परिवर्तन हो, वो चीजें आपके समझने के लिए है। अब यहां देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने आपसे आज ही पूछा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कार्य का मात्रक होता है जूल, और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं ऊर्जा। तो ये हो गए दोनों आपके। और अब ये 3 प्रश्न है, इनका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। दीवार पर धक्का लगाने की क्रिया में यांत्रिक कार्य अब क्या होता है? तो अब ये आपको पूरा चैप्टर जो है वो वापस उसमें देखिएगा कि दीवार का धक्का लगाने वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था लिखा हुआ। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए, अब इसमें क्या भरना है आपको वो लिख करके बताइएगा, पर निर्भर करता है। किसी कमानी स्प्रिंग को दबाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? तो ये 3 प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें और आगे जो भी आपके चैप्टर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।